राम जन्मभूमि का जो आंदोलन से लेके एक आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। अयोध्या आंदोलन कई वर्षों का परिणाम है। उसमें 4 मोड़ इस तरह के आए, जैसे शिलान्यास का होना, मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय कार सेवा, उसके बाद कार सेवकों का नरसंहार, उनको गोलियों से भून देना, और इसके बाद 6 दिसंबर 1992 विवादित ढांचे का। आपको पार्टी चुनने का मौका था, कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी और दल, क्या रीज़न था कि आपने बीजेपी को चुना? अशोक गहलोत जी कहते थे 15-20 साल पहले कि आपको कोई क्यों टिकट देगा, आपको टिकट दे। और आपको 1-2 लोगों ने इस तरह की कोशिश भी की कि मेरी मुलाकात करवाई जाए कांग्रेस के अंदर, लेकिन मैंने उनको कहा, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी जी, इनको नहीं छोड़ सकता। बोलते हैं कि एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और दुश्मनी भी नहीं। अगर पॉलिटिशियन से दूरी या नज़दीकी उचित नहीं है तो वही पत्रकार के मामले में है कि सच्चाई और परिवर्तन के वक्त के समय अगर हम यह याद रखें कि मित्रता कोई चीज़ है, तो हम समय के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को झुठला रहे हैं। हमने विधानसभा को देखते हैं जब हम टीवी पे, वहाँ पे बहुत कुछ होता है अंदर, तो एक्चुअली के अंदर में क्या माहौल होता है अंदर का? व्यक्तिगत व्यवहार अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। अब राजनीति में रहने वाले लोग कई ऐसे हैं जो दुश्मनी मान लेते हैं। जयपुर को अगर हमको भारत का नंबर 1 शहर बनाना है, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जयपुर में हमको करनी पड़ेगी? देखिए, पहली चीज है, अगर आपको मौका मिले राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनने का, तो ऐसे कौन से 5 मुद्दे होंगे जिनको आप सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आपके रखोगे? चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, What now? Feeling homesick. Missing माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का? माँ के हाथ का? कड़ी चावल? राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। आज का हमारा जो ये एपिसोड है बहुत स्पेशल है, बिकॉज़ अभी तक हमने बहुत अलग अलग वेरिएशंस पे, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी थी, और आज हम जिस शख्सियत के साथ में बैठे हैं, तो हमारा ये सौभाग्य है कि उनसे पर्सनली इतना टाइम मिलना और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये एक सिर्फ नेता नहीं है, ये एक ऑथर भी हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और पहले ये सिस्टम के बाहर रह के बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते थे, और आज ये उसी सिस्टम का पार्ट भी हैं। तो हम इनसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे सर से कि पहले कैसे चीज़ें हुआ करती थी और आज सिस्टम में रह के ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत आसान भी बनाती हैं और चैलेंजेस भी रहते हैं उसमें। सो आई एम प्लीज्ड एंड ऑनर टू वेलकम हमारे परम विधायक जी हैं गोपाल शर्मा जी सर, फ्रॉम सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान, इंडिया। और आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, और इनकी पूरी एक जो वर्किंग रही है फ्रॉम जर्नलिज्म टू पॉलिटिशियन। तो स्वागत करते हैं जज्बात पे गोपाल शर्मा सर का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। थैंक यू सर। बहुत खुशी हुई आपके बीच आकर। एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, आगे बढ़ने वाला माहौल। आप लोगों का सर आशीर्वाद ही हमारे को प्रेरणा देता है। साथ हैं सर, शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी जर्नी का रहा है, राम जन्मभूमि का जो आंदोलन से लेके, और आपने एकता यात्रा, जनशक्ति, जनादेश यात्रा, सारी चीज़ें में एक आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी पे रह के आपने उसको कैसा कवर किया और क्या चैलेंजेस थे वहाँ पे? देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या आंदोलन कई
वर्षों का परिणाम है। एक तरह से देखा जाए तो लगभग 7-8 वर्षों तक सारा देश उस आंदोलन के प्रति केंद्रित होता चला गया। उसमें 4 मोड़ इस तरह के आए, जैसे शिलान्यास का होना, मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय परिंदे को पर नहीं मारने देने की धमकी के बीच कार सेवा, उसके बाद कार सेवकों का नरसंहार, उनको गोलियों से भून देना, और इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे का अंत। इसके बीच में आडवाणी जी की रथ यात्रा भी निकली। सोमनाथ से जाना था उसको अयोध्या, लेकिन समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री थे वहाँ के, बिहार के। और उसी दौरान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मोदी जी के मुख्य संयोजक थे। जब एकता यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पर गई, आतंकवादियों की तमाम चुनौतियों के बीच अलगाववादियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने के बावजूद, गोली और गोलों के बरसात के बीच, जबकि सैनिक बंकरों में छिपे रहते थे, उस समय 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर तिरंगा फहरा देना, ये सब इस तरह की घटनाएं हैं जो भारत को कभी भी एक साथ देखने को नहीं मिले। जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 47 में आज़ादी की लड़ाई हुई, आज़ादी मिली। तो लेकिन इतने घटनाक्रम एक साथ जो देश की राजनीति को बदल करके रखते हैं, वो अवसर पहली बार आया। और संजोग से मैं उस समय राजस्थान पत्रिका का पत्रकार था, इसलिए सब जगह जाने, रहने और कवर करने के मौके मिले। चुनौतियां भी बहुत थी, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं था। सिर्फ ये था कि हमको चीज़ों को नज़दीक से देखकर उन लाखों करोड़ों पाठकों तक पहुंचाना है जहां तक हमारा समाचार पत्र पहुंचता है। तो जनता और घटनाक्रम, इसके बीच की कड़ी हम हैं, तो उसको कैसे निभाया जाए, इसमें लगे रहे। और निश्चित रूप से प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे जीवन के अंदर राम जन्मभूमि आंदोलन परिवर्तन लेकर के आया। मैं आपसे ये चीज़ पूछने ही वाला था कि क्योंकि एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आपके लिए भी, एक किसी भी इंसान के लिए जो किसी भी एक ऐसे मोमेंट से जुड़ा होता है जो कि जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था निहित है। तो ऐसा क्या चेंज आया आप में इस मूवमेंट के बाद? चेंजेज को अगर सामने लाने की मैं कोशिश करूं, एक तो था पहचान का मिलना। जैसे उन दिनों किसी भी जिले में जाता था, कई जगह बड़े कार्यक्रम हुए, जैसे जोधपुर के अंदर टाउन हॉल में हुए, तो लोग जानना चाहते थे कि वो व्यक्ति कौन है जो इतनी गहराई में जा कर के हमको गोलियों के बीच खड़े रह कर के लिखता है। तो लोगों के आकर्षण का विषय था देखना। दूसरा था, हम लोग सामान्य परिवार से निकले हुए लोग थे, मकान का किराया देना, दूध खरीदना, कपड़े पहनना, ये सब सब्जेक्ट होते थे। उस समय पत्रकारिता के जरिए जब राम जन्मभूमि आंदोलन में काम करने का मौका मिला, तो उस दौरान जो काम का परिणाम था वो आर्थिक रूप से भी काफ़ी मिला। जैसे मेरे को याद आता है कि राजस्थान पत्रिका ने विशेष रूप से सम्मानित किया। हजारों रुपए हम लोगों के देखे हुए नहीं थे, वो पारितोषिक के रूप में ही दे दिए। पदोन्नतियाँ होती रही, इंक्रीमेंट्स होते रहे। मेरा घर एक किताब लिखे जाने से बन गया। कार सेवा से कार सेवा तक पुस्तक राजस्थान में इतनी लोकप्रिय हुई। इस समय के कितने ही नेता
हैं जो उस समय वो पुस्तक बेचा करते थे। जनता के अंदर इतना क्रेज था। जब आडवाणी जी यहाँ पर उसका लोकार्पण करने के लिए आए, भैरव सिंह जी शेखावत उस समय मंच पर थे, कर्पूर चंद जी कुलिस जो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं, वो वहाँ पर थे। लेकिन मेरे को एक घटना याद आती कि मैंने जो ही थोड़ा दाएं बाएं देखा तो आडवाणी जी के जो अंगरक्षक थे वो सब जो आडवाणी जी किताब खोले हुए थे उसके पन्नों पर उनकी नज़र थी, आडवाणी जी के ऊपर नज़र नहीं थी कि किस पन्ने पर क्या चीज़ हो सकती है, कौन सी फोटो हो सकती है। तो ये एक आश्चर्यजनक है जो भगवान कभी काम करवा देते हैं। जैसे 15 फीट की दूरी पर था मैं और ढांचा टूट रहा था। मेरे को कई कार सेवक, खास करके महिलाएं, वो सोचती थी ये पत्रकार है, कुछ लिखेगा वो हमारे खिलाफ जाएगा, तो पत्थर उठाए हुए और वो मारने की कोशिश में थी। लेकिन हमारे राजस्थान के बहुत सारे लोग थे जो सब जानते ही थे, कई उनमें विधायक बने, वो लोग खड़े थे कि ये तो हमारे हैं, ये जो लिख रहे हैं वो सही है। तो ऐसे अवसर आना और फिर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसको मान्यता मिलना। जैसे विवादित ढांचे के तीनों ढांचों को टूटने की जो गाथा है वो टाइमलाइन के अंदर लिखी गई। तो जब तक कोई उस खबर को या उस किताब को नहीं देखे तो उसको पता ही नहीं चल सकता कि किस समय क्या घटना हुई। कल्याण सिंह जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, देश के नेता के रूप में बहुत माने जाते थे, उनको मर्द मुख्यमंत्री कहा गया। कल्याण सिंह जी जब यहाँ राज्यपाल बन के आए तो वो अपनी ब्रीफ केस के अंदर कार सेवा से कार सेवा तक किताब रखते थे। उन्होंने एक जगह बातचीत में, इंटरव्यू में कहा कि मेरा जब मन नहीं लगता तो मैं उसको खोल लेता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ लिखी हुई है कैसी। ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय परम पूजनीय सरसंघ चालक थे कुशी सुदर्शन जी, उन्होंने कहा पूरी किताब से सहमत हूँ, एक लाइन से सहमत नहीं हूँ। तो उनकी असहमति स्वागत योग्य है। उन्होंने जो सोचा होगा, जो विचार किया वो सही है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति हैं वो, लेकिन उनका एक एक लाइन पढ़ना और एक लाइन के ऊपर अटक जाना, इसका अर्थ है कि राम जन्मभूमि आंदोलन, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की गाथा को लोगों ने कितना दिल से स्वीकार किया। एक संघ के और हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी थे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, जिनको रज्जू भैया के नाम से जानते हैं। उनके बुलंदशहर के गांव बनेल में भैरव सिंह जी शेखावत स्कूल के लोकार्पण के लिए गए, जो उनके पिताजी के नाम से बनने वाली थी। मैं साथ था शेखावत साहब के। तो रज्जू भैया जी को जब मैंने प्रणाम किया तो उनको थोड़ा कम दिखने लगा था। तो मैंने कहा मैं गोपाल शर्मा हूँ जयपुर से। उन्होंने कहा एक हमारे भी गोपाल शर्मा है जिन्होंने कार सेवा से कार सेवा तक लिखी है। मैंने कहा वो मैं ही हूँ। तो यह किसी पत्रकार के लिखे हुए को स्वीकार किया जाना और आम जनता के द्वारा उसमें यह महसूस करना कि व्यक्ति ने सही ढंग से सही समय पर सही काम किया है। जैसे लाल चौक के ऊपर तो इतनी चुनौतियां थी। शाम को हम लोग वहाँ खड़े थे बीएसएफ के कैंप पर। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के 72 नेता थे। 72 नेता पूरे देश के। और राजस्थान से केवल 2 लोगों को अनुमति मिली थी वहां जाने की। एक रामदास जी अग्रवाल जो अध्यक्ष थे, रामदास जी अग्रवाल, दूसरी वसुंधरा जी, अच्छा, जिन्होंने खुद जाना स्वीकार किया ये कह करके कि अम्मा की जगह मैं जाऊंगी। क्या बात है। तो उसके अंदर कैसे, मतलब हम लोग जब लौट रहे थे तिरंगा फहराए जाने के बाद, तो पायलट ने ऐलान कर दिया था कि गोले छोड़े जा रहे हैं, तो आप लोग कुछ क्षणों के मेहमान हैं, अगर भगवान ने नहीं बचाया तो। उसमें टहल रहे थे। 1 मिनट बाद में पायलट ने कहा कि अब हम लोग खतरे से बाहर आ चुके हैं।
मोदी जी ने कहा भारत माता की जय। वसुंधरा जी बगल वाली सीट पर ही बैठी थी, हम लोग जब प्लेन से लौट रहे थे। उन्होंने कहा क्या होगा? मैंने कहा बहन जी कुछ नहीं होगा, हम लोगों को भगवान ने कुछ समय के लिए भेजा हुआ है। तो अभी भी 2-4 दिन पहले हम लोग याद कर रहे थे इस विषय को। तो किसी पत्रकार के जीवन में सबसे बड़ी चीज है उसको अवसर मिलना। अगर अवसर मिला है उसका पूरा उपयोग करने की कोशिश करना और सफलता के अलावा और किसी चीज को सोचना नहीं। कई ऐसे मौके आए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े पत्रकार साथ में कवरेज कर रहे थे, लेकिन हम लोग सोचते थे, मैं सोचता था कि भगवान ने सबको दृष्टि दी है, सबको आंखें दी है। जो मार्क टली जी को दिखाई देगा वो उनको दिखाई देगा, हमको देखने से किसने रोक रखा है? तो इसलिए पत्रकार को मिले हुए अवसर को सिद्धि तक पहुंचाना और वो सुख है एक तरह का। तो आपको ये सारी चीज़ें करने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिलती है? तो हमारा जो शरीर है ये निश्चित रूप से मनुष्य योनि के कारण है, लेकिन माता पिता नहीं होते तो कम से कम हम तो नहीं होते। तो एक तो जो पूर्वजों का खून और उनका संस्कार है उसके कारण ही मनुष्य का आचरण है, और उसके बाद देश, काल और परिस्थिति ये हमको चीज़ों को सिखाने का अवसर देती है। जैसे वाराणसी में मैं जिस स्कूल में पढ़ा उसको एनी बेसेंट ने स्थापित किया था, सेंट्रल हिंदू स्कूल को। उसके बाद हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज गया, वहाँ लाल बहादुर शास्त्री पढ़े थे। विद्यापीठ गया तो वहाँ लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब लोग थे। तो जब सुनते थे तो ये सोचते थे कि इन लोगों ने कहाँ से निकल कर देश के लिए कितना काम किया, तो हम लोग उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री जी को आने के लिए गंगा पार करनी पड़ती थी, तो वो अपनी किताबें और कॉपी प्लास्टिक की थैली में रख करके और तैरते हुए वहां आते थे और फिर क्लास अटेंड करते थे और वापस जाते थे। तो कितना बड़ा उन लोगों ने काम किया। इसलिए हमको जब मौका मिलता है किसी चीज़ का, अगर हम उसके लिए कोशिश करते हैं, जैसे संजोग से मैं पत्रकार बना, संजोग से बना तो फिर पत्रकारिता को अपनाना पड़ा कि यही हमारा धर्म है। पत्रकारिता के में रहते हुए कोई हमको डिगा नहीं सके, खरीद नहीं सके, भयभीत नहीं कर सके, उसके लिए संकल्पित रहना हमारे हाथ में वो है। तो उसको करने की कोशिश करते हैं, और जब उसको स्वीकार किया जाता है तो मन में और ताकत पैदा हो जाती है कि ठीक है। सब पॉलिटिशियन बनने के बाद में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? देखिए, मेरे लिए तो वैसा ही है जैसा पत्रकारिता में था। पत्रकारिता में आने से पहले भी मैं युवा राजनीति में था, स्टूडेंट्स के बीच काम करता था, और पत्रकारिता के बाद में अवसर मिला तो मैं इस रूप में देखता हूँ कि एक सक्रिय पत्रकार जो कि पत्रकारिता में पूरा समय दे रहा है, वो जनता के बीच उतर करके चुनाव लड़ रहा है, और कोई लहर वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई थोड़े बहुत मार्जिन से जीता जाए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गॉडफादर खड़ा होकर के कह दे कि वोट दे दो, या किसी की सीट नहीं है। उसी सीट पर हमारी ही इसके भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछला चुनाव 18,500 वोट से हारे हुए थे। तो प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर हारी हुई सीट के ऊपर जाकर के राजनीति में जो सक्रिय नहीं है उसका चुनाव लड़ना, और मैं मेंबर नहीं था तब तक पार्टी का। अच्छा, बीजेपी के ना, मेंबर ना। नहीं थे? ओके। मैं एक पत्रकार रहा हूँ। पत्रकार का मतलब पूरा पत्रकार। मेरे लिए विभिन्न क्षणों पर ऐसा रहा है कि यह देखना पड़ा है
कि कांग्रेस क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, देश की राजनीति क्या कह रही है। ये अलग विषय है कि भारत में जब परिवर्तन की शुरुआत हुई तो उसको शुरुआत करने का काम 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और जनसंघ और भाजपा ने कांग्रेस का विकल्प प्रस्तुत किया। लेकिन जब मैं पत्रकार हूं, मैं बात चाहे वही करूंगा। मैं कह सकता हूं कि राम जन्मभूमि का आंदोलन राष्ट्रीयता के प्रश्न के ऊपर फैसले की घड़ी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होकर के ये बात कहता हूं, इसको मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, चुनाव जीता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला, तो मैं खुद भी सदस्य बना और लोगों को भी बनाया। तो यह जो अवसर मिलना है, इसको मैं उसी तरह से जैसे पत्रकारिता के अंदर हमेशा लगे रहते थे, अब राजनीति में लगे रहते हैं। पहले भी काम समस्या का समाधान ही था। लोग अपनी पीड़ा लेके आते थे, हम लोग सोचते थे कि इसका समाधान कैसे निकले। सर, जब आपको पार्टी चुनने का मौका था कि कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी और दल, क्योंकि आप ओपन थे, तो आपके पास में ऐसा क्या रीज़न था कि आपने बीजेपी को चुना? नहीं, उसका कारण ये है, एक तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ बचपन से, बिल्कुल, तो वो प्लस पॉइंट था। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे मेरा सीधा संपर्क था। और तीसरी बात ये है कि अशोक गहलोत जी कहते थे 15-20 साल पहले कि आपको कोई क्यों टिकट देगा, आपको टिकट क्यों देगा कोई, अच्छा, आपको टिकट दे और आपको अपने खिलाफ ही कर ले, तो ऐसा काम कोई क्यों करेगा। तो हम लोग हंसते हुए ये बात करते थे। ये कह सकते हैं कि एक दो लोगों ने इस तरह की कोशिश भी की कि मेरी मुलाकात करवाई जाए कांग्रेस के अंदर, लेकिन मैंने उनको कहा, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनको नहीं छोड़ सकता। जीवन का फैसला हो चुका है कि हमने अपना जीवन हिंदुत्व के आधार के ऊपर बढ़ाया है, तो क्यों जीवन का जोखिम लें। सर, एक पुरानी कहावत है, लोग बोलते हैं कि एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और दुश्मनी भी नहीं। तो आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं, आपने जर्नलिस्ट का एक जो देखने का नज़रिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है, पॉलिटिशियन का नज़रिया एक टोटल अलग होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम यही सोचें कि एक लक्ष्मण सिंह जी थे, गृह राज्य मंत्री, अच्छा, राजस्थान के, और वो माइंस मिनिस्टर भी थे। सेना से आए थे और यहाँ से चुनाव लड़ा था उन्होंने ब्यावर के पास से। तो कोई कारण से ऐसा हुआ कि माइंस की खबरों को लेकर के उनको इस्तीफा देना पड़ा। वो खबरें मेरी लिखी हुई थी और विधानसभा में मिलते थे तो मित्रवत व्यवहार करते थे। तो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा कि गोपाल जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा हुआ था, क्योंकि हम लोग तो मित्र थे। मैंने कहा, मित्रता तो अब भी रह सकती है, खबर तो खबर है। तो अगर पॉलिटिशियन से दूरी या नज़दीकी उचित नहीं है, तो वही पत्रकार के मामले में है कि सच्चाई और परिवर्तन के वक्त के समय अगर हम यह याद रखें कि मित्रता कोई चीज़ है, तो हम समय के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को झुठला रहे हैं। और हम लोग जिस तरह की राजनीति में हैं, उसमें ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिसमें किसी को धोखा मिले। कांग्रेस में कभी किसी विधानसभा में जो अच्छा लगता है, कभी किसी की तारीफ कर देते हैं, बुरा लगा बुराई कर देते हैं। सर, जैसे हमने विधानसभा को देखते हैं जब हम टीवी पे, तो वहाँ पे बहुत कुछ होता है अंदर। तो एक्चुअली के अंदर में क्या माहौल होता है अंदर का, जब कोई डिस्कशन हो रहा होता है या कोई जैसे बिल पास कराना है, तो विपक्ष जो है वो अपोज करता है। जनरली विपक्ष अपनी भूमिका में है और रूलिंग पार्टी अपनी भूमिका में होती है, क्योंकि एक आम इंसान को जो दिखाई जाती है चीज़ें, और बैक ऑफ द माइंड उनके बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि ये एक्चुअली में होता है या नहीं होता। देखिए,
इसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि भैरव सिंह जी, मोहनलाल जी सुखाड़िया, इस तरह के बड़े नेता जब राजनीति में थे तो मानते थे कि व्यक्तिगत व्यवहार अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। अब वो स्थिति नहीं है। अब राजनीति में रहने वाले लोग कई ऐसे हैं जो दुश्मनी मान लेते हैं, और दुश्मनी इस तरह की मान लेते हैं कि लड़ने लड़ाने पर उतारू हो जाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के लिए जूती की नोक के बराबर बोलने लग जाते हैं। हमारे राजस्थान के विधानसभा की यह मर्यादा नहीं रही हुई है। एक बार एक जैसलमेर से आने वाले विधायक ने भैरव सिंह जी शेखावत पर इस तरह का आरोप लगाया जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, और आरोप लगाया और अड़ गए, बोले मैं तो यही मानता हूं। स्थिति यह हुई कि विधानसभा स्थगित करनी पड़ी और कांग्रेस ने ये कहा कि भैरव सिंह जी पर लगाए गए किसी भी आरोप से हम सहमत नहीं हैं। तो यह जो परिपाटी यहाँ की रही हुई है वो अलग है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी दिक्कतें ये आ रही है कि जो मैंने पहले कहा कि जैसे पार्टियों में गुटबाजी है, वो गुटबाजी लड़ाई झगड़े में बदल जाती है। फिर वो राजनीतिक दलों के अंदर झगड़ा हो जाता है कि हमारे नेता को ये कह दिया, तो जो नेता के खास बने रहने वाले हैं उनको साथ देना ही देना पड़ेगा, और देने का यही तरीका है कि नेता बोले उससे 10 कदम आगे चलो। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देखना ही पड़ रहा है। सर, आपका एक पर्सनल फार्मूला अगर हम पॉलिटिशियन के तौर पे देखें कि सक्सेस के लिए परफेक्ट टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लक की ज़रूरत होती है, या एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है? देखिए, मेरे मामले में मैं सोचता हूँ तो भाग्य की ज़्यादा भूमिका है। भाग्य की? उसका कारण ये है कि अगर भाग्य नहीं साथ दे तो हमारा क्या दावा है कि हम चुनाव लड़ेंगे? क्यों कोई पार्टी तैयार हो? मैंने तैयारी की थी सांगानेर से, 2 साल तक मेहनत करता रहा, घर घर के अंदर गया, हजारों लोगों को इकट्ठा किया। पता चला वहाँ से मेरे को टिकट नहीं मिली तो फिर सिविल लाइन से क्यों मिली जहाँ की मैंने मांगी ही नहीं थी। तो इसको क्या कहें? या तो ये सोच सकते हैं कि हमारी जो निष्ठा थी संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति, उसको लोगों ने महसूस किया, और या ये माने कि प्रभु की कृपा थी। तो मेरे को तो प्रभु की कृपा ज़्यादा लगती है, और जो ये अवसर मिला उसमें मानते हैं भगवान ने भूमिका दी है। जितने सालों तक रहेंगे सही ढंग से काम करेंगे, जब प्रभु नहीं चाहेंगे तो उस समय कोई दूसरा काम करेंगे। सर, एक एमएलए की सैलरी कितनी होती है? एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने जब से सैलरी ये एमएलए की शुरू हुई है तब से उठाई नहीं है। तो इसलिए उसमें कितना मिल रहा है ये मेरे को पता नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरी एफडीआर थी, जिसको मैंने दिखाया उसमें एफिडेविट में, वो लगभग सारी बदले में खर्च हो चुकी है। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि एफडीआर से जा रहा है और उधर से आ रहा है। हिसाब किताब में मैं घाटे में हूँ, क्योंकि मेरा एक फ्लैट था जो उसमें दिखाया हुआ था एफिडेविट में, वो बेचना पड़ा। तो विधायक बनने के बाद ये स्थिति हो कि एक ही प्लेट और वो भी बेचना पड़े। लेकिन जब भगवान ने यही लिखा हुआ है कि किसी से गलत पैसा नहीं लेना, तो नहीं लेना, नहीं लेंगे। सर, एक जनरल पॉलिटिशियन की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिशियंस को बहुत सारी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, जैसे घर है, गाड़ी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे एमएलए की जब हम बात करते हैं तो सरकार की तरफ से ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलती हैं? देखिए, विधानसभा में
वो जो विधायक निवास है उसमें क्वार्टर देते ही देते हैं। इसके अलावा 15 दिन तक आप क्षेत्र में गाड़ी का यूज कर सकते हैं, एक पीए को रख सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसलिए नहीं है कि जिसके पास में दूसरा कोई साधन नहीं है कमाई का, वो कैसे 2-2.5 लाख लोगों के बीच में निरंतर सक्रिय रह के उन पर ध्यान दे और खुद का काम चलाए। जैसे किस कोई व्यक्ति गरीब है, उसको तुरंत 50,000 रुपए की जरूरत है, तो या तो हमारे पास भ्रष्टाचार का पैसा हो या हम अपना पैसा काट करके अगले को दें। तो विधायक की सैलरी के रूप में क्या मिल रहा है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि वो वास्तव में उतनी नहीं होती जितना खर्च चल सके। अब जैसे हम एक डॉक्टर की सैलरी देखेंगे, एक पुलिस अधिकारी की एसएचओ लेवल की देखेंगे, या किसी इंजीनियर की देखेंगे और विधायक की देखेंगे, तो हो सकता है लगभग बराबर ही हो। तो इसलिए विधायक को उस तरह की सुविधाएं नहीं है। लेकिन अगर कोई उसको कमाई का धंधा बना ले तो कर सकता है ऐसा। सर, पहली बार जब आप एमएलए बने थे तो जो ऑफिस का पहला दिन था वो कैसा था और क्या महसूस किया उस दिन आपने? देखिए, एक तो मेरे को जब केंद्र से सूचित किया गया नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले, जिन्होंने सूचित किया वो देश के गृह मंत्री थे श्री अमित शाह जी। उन्होंने कहा कि आपको सिविल लाइन से चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं कम से कम 25,000 वोटों से जीतूंगा। तो उन्होंने कहा वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि मेरा एक साथ इस तरह का जवाब दे देना ये किसी को भी अहंकार युक्त लगेगा। मुझे ये लगता था कि हम लोगों ने पत्रकारिता के अंदर सारा जीवन दे दिया लोगों के लिए ही, लोग क्यों हमारा विरोध करेंगे, क्यों कहेंगे कि इसको मत दो, हम तो हमेशा ही खड़े रहे आपके लिए। यही क्षेत्र में देखने को मिला। अच्छा। मतलब मुझे कभी ऐसा याद नहीं आता जबकि खुशी से भरे हुए चेहरे, माताओं और बहनों के आशीर्वाद के हाथ और नौजवानों के नारे लगातार नहीं लगते रहे हों। एक भी व्यक्ति को मैंने विरोध करता हुआ नहीं पाया, एक भी व्यक्ति को। और वो ऐसा क्षेत्र था जिसमें जो प्रतिद्वंदी थे वो कई बार चुनाव लड़ चुके थे, 2 बार चुनाव जीत चुके थे, कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। लेकिन मेरा जो मुकाबला था उनसे नहीं था। मेरा तो था कि काम करना है और इसके लिए जो अवसर मिलेगा उसको अच्छी तरह निभाएंगे। हमारे में क्या है औकात, हमारे में कुछ नहीं है। हमारे में तो ये है कि हम उसी जनता के बीच से उसी साधारण तरीके से निकले हुए हैं और जनता के लिए समर्पित हैं। इसलिए लोगों का साथ मिलता गया और जो मेरी कल्पना थी उससे भी ज़्यादा वोट मिले। ये जनता का आशीर्वाद है, उनका विश्वास है। फिर मेरे को जातिवाद देखने को नहीं मिला। लोग कहते थे कि वो जाति उस पार्टी की है, वो जाति उसका वोट बैंक है। मेरे को तो सभी आशीर्वाद देते हुए मिले, तभी इतने वोट आए। सिविल लाइंस और उसके पहले ये बनी पार्क क्षेत्र था, इन दोनों विधानसभाओं के इतिहास में इतने वोट किसी को नहीं मिले, तो मेरे को नहीं मिले। लोगों को जो उम्मीद जगी कि यह व्यक्ति राजनीति से अलग है, अलग प्रकार से सोचने का काम करेगा और हमारे दर्द को महसूस करके उसका समाधान निकालेगा, इसलिए लोगों ने साथ दिया। अभी भी यही डर लगा रहता है कि कैसे भी लोग निराश नहीं होने चाहिए। उनको 5 साल तक कम से कम ये लगे कि हमने जिसको चुना उसने हमारे लिए काम किया। अभी आपके हिसाब से जो सिविल लाइंस एरिया है सर, वहाँ पे कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आप देख रहे हैं जिससे उस पूरे एरिया का एक पूरा इमेज मेकओवर होने वाला है आने वाले 5 साल में? देखिए, सिविल लाइंस विधानसभा में चुनाव लड़ते समय 3-4 चीज़ें कही गई थी। एक तो ये था कि सिविल लाइंस का सम्मान, जिसमें राष्ट्रीयता, नेतृत्व, इन सब की भावना शामिल थी।
सिविल लाइन्स में जो आतंक का राज था वो नहीं है अब। जैसे पहले ये घटना होती थी कि कोई कहीं जाकर के गोलियां चला दे, किसी रेस्टोरेंट होटल में जा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बोलने पर उसको मार रहे हैं, मारने वालों में बड़े बड़े लोगों के परिवारजन शामिल हैं, ये सब अतीत की बात हो गई है। दूसरी चीज थी कि जहां पर हिंदू कुछ कम संख्या में या बराबरी की संख्या में है, वहां पर लव जिहाद और ये सब चीजें चलती रहती थी, उस पर रोक लगी है। किसी को जबरदस्ती कोई परेशान नहीं कर सकता। विकास के अंदर हमारी ये धारणा है कि जो शहर के अंदर मौलिक आवश्यकताएं हैं उनमें भ्रष्टाचार करके उनको दोयम दर्जे का बना दिया गया। जैसे बरसात आएगी तो एक ही बरसात के अंदर जल भरना शुरू हो जाएगा, लोगों के घर गिरने शुरू हो जाएंगे। गर्मी आएगी तो यहीं पर पानी नहीं पीने के लिए, तो उसका कैसे स्थायी समाधान हो, इस दिशा में लगातार सोचा भी जा रहा है और किया भी जा रहा है। लोगों के जो अंदर की आस्था है उसको जगाने और पूरा करने का काम हो रहा है। जैसे कोई भी समाज हो, उनकी आस्था से जुड़ी कोई चीज हो, उनके सामुदायिक भवन हो, उनके लिए जमीन हो, इस दिशा में सर्वत्र लगातार काम चल रहे हैं, लगातार। आप ये देख लीजिए कि 2 साल में 3 बड़ी पानी की टंकियां बन चुकी है और उसका लाभ जगह जगह हजारों लोगों को मिल रहा है। एक पानी की टंकी का काम चल रहा है, एक का तुरंत शुरू होने वाला है। तो ये जो मूल समस्याएं हैं ये भी इसलिए हैं कि जब देश को आज़ादी मिली तो उस समय हमको संकल्पबद्ध होकर के जिस तरह से विकास के काम करने चाहिए थे उसमें एक भ्रष्टाचार ने प्रवेश कर लिया। हर चीज में दलाली, हर चीज में दलाली। इसके कारण जो सरकार लोगों के टैक्स का यूज करके पैसा जनता तक भेजती थी वो मिलता नहीं था। हजारों करोड़ रुपए जयपुर के विकास के अंदर लग गए होंगे, हर साल लगते हैं। परिणाम क्यों नहीं दिखाई देता? परिणाम इसीलिए दिखाई नहीं देता कि जो लोग उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। जल की योजना में मंत्री जेल जा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होगा? तो यह जो स्थिति है ये तात्कालिक परिवर्तन वाली नहीं है। तात्कालिक परिवर्तन तो हम ये कर सकते हैं, जैसे किसी ये सही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसकी जमानत तो करवाई जा सकती है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो आरोपी हट जाए तो उसमें समय लगेगा। ये जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें हैं इनके साथ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। अब जैसे जयपुर की आज ट्रैफिक व्यवस्था है, लगता ही नहीं है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है ये। मतलब कई जगह ऐसे दुर्गंध और मिट्टी का गर्द उड़ती हुई दिखाई देती है, तकलीफ होती है। लेकिन इसका समाधान है वो 10-20 दिन 50 दिन का नहीं है। मैं तो यहां तक सोचता हूं कि जिस रास्ते पर देश को या राजस्थान को चलाया गया कि कोई समस्या आई, उस समस्या को तत्काल दूर करने के लिए कोई अल्टरनेटिव तैयार कर लिया जाए। ओवरब्रिज लगा दो, कहीं कुछ लगा दो, कहीं कुछ लगा दो, यानी टुकड़े टुकड़े में समस्या का समाधान, ये कभी भी विकास का पैरामीटर नहीं हो सकता। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति के पैरामीटर्स जो हैं वो ये नहीं हो सकते कि किसी के नासूर बन गया है तो उसका तो इलाज हो जाए और दूसरा बगल में निकलने वाला है उसके बारे में हम सोचे नहीं। तो ये एक बड़ी चीज है और ये किया है, लोगों ने किया है ऐसा। जैसे आज देश चौथी सामरिक शक्ति है, चौथी आर्थिक शक्ति है, तो ये एक दिन में नहीं आई है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश को उस रास्ते पर चलाया है। आज ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में जो युद्ध चला
उसके अंदर भारत का पिसना स्वाभाविक था। इसके बाद भी वो रुक गया ना। क्यों रुका? इच्छा शक्ति के कारण रुका। पहले दिन जिस तरह के, दूसरे दिन सप्ताह भर तक जैसे गैस एजेंसियों के बाहर, जैसे पेट्रोल पंपों के बाहर भीड़ लगी, उससे कितनी दहशत फैल गई थी कि क्या वापस लॉकडाउन होगा, वापस हम लोग चल तो पाएंगे क्या, ऑफिस तो खुल पाएंगे क्या। उस स्थिति से बाहर निकालने का काम जिस तरह से हुआ है, ये मामूली घटना नहीं है। लोगों को कोई याद भी नहीं करवाता है, कोई करना भी नहीं चाहता। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 1971 में पाकिस्तान से हम युद्ध जीते। लगभग 96,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया गया और जनरल नियाजी ने हस्ताक्षर करके जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने रिवॉल्वर रखी कि मैं अपनी बेल्ट खोल के आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उसका परिणाम दूसरी तरफ क्या आया? हमारे यहाँ लाखों शरणार्थी आ गए। उनके खाने की व्यवस्था करना, हमारे देश की परंपरा ये है कि हम शरणार्थी को बिना भोजन दिए बिना रह नहीं सकते। पैसा नहीं था, रुपए नहीं थे, तो लिफाफा, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी ये पैसे के रूप में चलते थे बाजार में। आपको अगर 15 पैसे की कोई चीज़ लेनी है तो आप एक अंतर्देशी दे दीजिए, 5 पैसे की लेनी है तो पोस्ट कार्ड दे दीजिए, 25 पैसे का देना है तो लिफाफा दे दीजिए। ऐसी स्थिति हम लोगों की देखी हुई है कि जब रूस के अंदर परमाणु संयंत्र में क्षति पहुंची तो चेरनोबिल का ऐसा तेल जो कि मनुष्य के जीवन के लिए घातक था, उन्होंने भारत भेज दिया। हमारे यहां बांटा गया। कांग्रेस की सरकार थी, लोगों ने वो तेल खाया जो परमाणु से प्रभावित था। हमारे यहां अमेरिका से वो गेहूं आता था जो उनके किसी काम का नहीं था और वहां पर बैनर लगे होते थे, गरीब देश भारत को दान के लिए संपर्क करें। आज वो स्थिति नहीं है। आज कोई भी देश हो वो मानता है इंडिया का मतलब कुछ मायने है, भारत का मतलब कुछ मायने है। पाकिस्तान वालों को लाइन में खड़ा कर देते हैं इस्तांबुल में और भारतीयों को कहते हैं कि आप लोग जल्दी से निकलिए। क्यों? इसलिए कि भारत की इज्जत बढ़ रही है, हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर एकता बढ़ रही है, लोगों के अंदर शांति प्रियता बढ़ रही है। पहले डाकू कैसे लूटते थे घोड़े पर बैठ करके, फिर ये जोंगा उंगा में बैठ करके लूटते थे। माफिया गिरोह कोई नहीं है क्योंकि सरकार है। आज हम सोचे जयपुर में कोई माफिया है जिसके आगे किसी की नहीं चलती, कोई नहीं है। अब तो नक्सल भी खत्म हो गया सर। बस। तो यह जो देश का आगे बढ़ना है, इसमें देश की जनता की बहुत बड़ी भूमिका है और वैसा ही नेतृत्व का होना। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उससे एक रीसेंट अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शंस है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो रोहिंग्या मुस्लिम्स वगैरह वहाँ पे आए हुए हैं। तो उससे वेस्ट बंगाल का पूरा जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो चुकी है आज की डेट में। जैसे ये हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं, उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट आना कि मैं अगले 15 दिन तक वेस्ट बंगाल में बैठने वाला हूँ। तो एक्चुअल सर, आज मैं एज अ कॉमन मैन और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ग्राउंड पे सर, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, जब आप चीज़ों को परखते हैं, समझते हैं, तो किस तरीके की सिचुएशन आज वेस्ट बंगाल में है? क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों को ये पता चले कि वहाँ पे क्या एक्चुअल सिचुएशन और क्या होना इम्पॉर्टेंट है, और अगर नहीं हुआ तो वो क्या इम्पैक्ट ला सकता है भारत देश के ऊपर में। देखिए, जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन खत्म हो रहा था और ममता बनर्जी शासन में आ रही थी, उसके बीच में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मैंने करीब 20-25 विधानसभा का दौरा किया था।
तो वहाँ की जो ग्राउंड स्थिति थी वो ये थी कि जगह जगह ऐसे लोग बस चुके थे कि वो ये नहीं मानते थे कि हम भारत का हिस्सा हैं या भारत कोई चीज़ है। वो मानते थे कि जैसे उधर बांग्लादेश है, इधर बंगाली, हम लोग एक ही हैं, वही है हमारा, उसी हिसाब से हमको वोट देना है। तो उस भावना को वहाँ पर लगातार जगाए रखा गया है ताकि लोग वोट देते समय ये ध्यान रखें कि हम भारत के नहीं हैं। तो भारतीयता का विषय कहाँ तक आ पाता है? जहाँ पर कस्बे हैं या जहाँ शहर है या जहाँ पर अपने बिहार से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। बाकी जो उधर से बांग्लादेश और इधर से प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर उनको लगता है कि ममता बनर्जी रहेगी तभी हमारी सुरक्षा रहेगी। जैसे सिविल लाइन से 100 बांग्लादेशियों को पिछले 1.5 साल के अंदर प्लेन से वापस बांग्लादेश भेजा गया है। हालांकि ये मीडिया का में नहीं आई है विषय, पहली बारी मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के 50 बच्चे पैदा हो गए। अब उनको कैसे नागरिकता से रोका जाए, क्या किया जाए, ये चिंता का विषय है। लेकिन 50 हो गए तो सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो इसी तरह से वहाँ पर जो बांग्लादेशी आकर के बसे, उन्होंने एक तो अंतर ये खत्म किया बांग्लादेशी और बंगाली का। जैसे अपने यहाँ जयपुर में घर घर में बंगाली काम करते हैं, अब ये बांग्लादेशी हैं कि बंगाली हैं इसको पता नहीं किया जा सकता। आप उनसे पूछेंगे कहाँ के रहने वाले हैं तो अटक जाएंगे। तो हो सकता है इनमें कुछ बांग्लादेशी भी हों, बड़ी संख्या के अंदर हों। तो पश्चिम बंगाल तो उन लोगों से भर चुका है और ममता बनर्जी वही भड़काने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन राष्ट्र से बड़ा व्यक्ति या सत्ता नहीं हो सकती, न उसका जीवन हो सकता है। जिन मुगल सम्राटों ने भारत के ऊपर जबरदस्ती शासन किया, आज उनकी मज़ारों पर कोई दिया भी नहीं जलाता। तो ममता बनर्जी की भी एक एज है ना। ममता बनर्जी संघर्ष का रूप रही है। उन्होंने वहाँ की तानाशाही को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन खुद तानाशाह बन गई। तो खुद गुरु ज्ञान बांटे और खुद बैगन खाए। तो ये ममता बनर्जी के साथ हुआ है। और ममता बनर्जी शुरू से भारतीयता में अधिक विश्वास नहीं रखती हैं। अच्छा। उसका कारण ये है, जैसे एक बार वो गुड़गांव से निकल रही थी किसी कांग्रेस के अधिवेशन के लिए, तो उनके मन में आया कि मेरे को एक जगह जाना चाहिए। वो जगह थी अजमेर के ख्वाजा। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने आकर ये नहीं देखना चाहा कि इसके बगल में ऐसा तीर्थराज है जो हजारों लाखों बरस से भारत की आस्था का केंद्र है। बिल्कुल। तो बनर्जी होते हुए उनको ख्वाजा के दर पर सिर झुकाना मंजूर था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी प्रेरणा है, आप करिए। लेकिन आपको पुष्कर का ध्यान नहीं आता बगल में जो कुछ किलोमीटर के ऊपर है। इसका मतलब आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। जैसे वाराणसी के चुनाव प्रचार में गई और वहां पर गोदोलिया और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में 150 के पुल एक जगह आती है। वहां से काशी विश्वनाथ का मंदिर 100 मीटर पर है। वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने नहीं गई। तो कोई भारतीय ऐसा हो सकता है, मेरे को कलकत्ता जाकर के रहने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि काली माई के दर्शन करना है। बिल्कुल। ज्यादा समय मिलेगा तो कहेंगे दक्षिणेश्वर जाएंगे, रामकृष्ण परमहंस की जगह देखेंगे। लेकिन हम वहां जाके भी हम नहीं देखें। जैसे मेरे से कोई पूछे, मैं चुनाव में कवरेज के लिए और कई बार गया तो बार बार मतलब की इच्छा यही होती थी कि आज सुभाष चंद्र बोस का मकान देख लें, आज विवेकानंद जी की जन्मस्थली देख लें, आज रामकृष्ण परमहंस जी की जगह देख लें, आज रामकृष्ण परमहंस का समाधि स्थल देख लें, आज विवेकानंद जी का देख लें। क्यों? क्योंकि हम लोग
उसी विचारधारा, उसी सोच के हैं कि हमारा देश है, वहाँ जाके अगर हमने नहीं देखा तो हमारे जीवन का, अगर रामेश्वरम गए और वहाँ रामेश्वरम भगवान के दर्शन किए, दर्शन करते ही मन में आया कि अब अब्दुल कलाम का घर देखना चाहिए जा कर के। लेकिन वहाँ जाके कोई सोचे कि अच्छा अब्दुल कलाम तो मुस्लिम थे, वहाँ तो मैं जाऊँगा, लेकिन मैं रामेश्वरम भगवान के नहीं जाऊँगा, तो इसका मतलब है आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है। तो यह जो नेगेटिविटी है, इसी ने ममता बनर्जी को देशद्रोही बना दिया है। ममता बनर्जी बहुत मजबूत महिला रही हुई हैं। एक बार मैंने उनसे कहा कि आप राजस्थान आइए हमारे पत्रकारों के कार्यक्रम में। हम लोग दिल्ली में धरने पर साथ साथ बैठे थे पत्रकारों की मांग के लिए। बोली जब तक इन कम्युनिस्टों को बाहर नहीं कर दूंगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो एक तरफ तो आपका वो विचार और दूसरी तरफ ये विचार कि मैं कम्युनिटी को आह्वान कर दूंगी तो एक दिन में ये हो जाएगा। क्या कम्युनिटी? जिस बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रविन्द्रनाथ टैगोर को पैदा किया, बाबू चित्तरंजन दास को पैदा किया, आप कैसी बातें कर रही हैं ये सब फालतू की। सर जैसे आपके टाइम पे आप लोग ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग्स और ये सारी चीज़ें करते थे, और आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एक नैरेटिव को सेट करना हो या कोई चीज़ जनता तक पहुंचानी हो, तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, जब हम इलेक्शन या इस टाइप की कोई भी बात करते हैं? तो देखिए, सोशल मीडिया ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण है कि जैसे कहीं भी चुनाव हो रहा है तो जनता ही महत्वपूर्ण है जी। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा समूह है, वो अपनी भावना प्रकट करता है। उससे मजबूत कौन हो सकता है? चाहे वो प्रिंट मीडिया से जुड़ा हो, चाहे वो चैनल से जुड़ा हो, वो तो उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो तो अपने मन से चलेगा। और बहुत ज़्यादा लोगों के मन जुड़े हों तो वो समाज और समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही हमारी ताकत है। आज सोशल मीडिया नहीं होता तो बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती, क्योंकि जब मीडिया को आर्थिक संस्थाओं ने, बड़े कॉरपोरेटर्स ने अपने हाथ में ले लिया, तो उसके बाद में वो अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या डाल रहे हैं उसकी गहराई में नहीं जा सकते। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, क्योंकि वहाँ तो चीज़ ही वही बिक रही है। कोलगेट हमको लेना ही पड़ेगा, आप दूसरा ले लीजिए। लेकिन 80% लोगों को तो ये दिखेगा जैसे डालडा था वैसे कोलगेट है। लेकिन सोशल मीडिया ने उस चीज़ को बदला है। इसलिए जितना सोशल मीडिया मजबूत होता है उतना ही राष्ट्रहित और दुनिया मानवता के हित में है। मैं यही आपसे और समझना चाह रहा था, क्योंकि पहले के जो लोग हुआ करते थे जो पत्रकारिता के अंदर में थे, वो बहुत इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते थे। कोई ऐसा मतलब प्रेशर या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी। आज की डेट में क्या ऐसा कहना सही है कि जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो डिपेंडेंट हो गया है। डिपेंडेंट हो गया। तो जब डिपेंडेंट हो गया तो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा? तो ऐसे में अंदर से सवाल उठेगा। जैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, तो 8 अगस्त की रात को महात्मा गांधी ने नारा दिया। ब्रिटिश शासन ने सबको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। नेता तो कोई रहा ही नहीं, बाहर रही जनता। उन्होंने आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया और देश को आज़ाद करवा दिया। प्रवेश से कैसे रोका जाए यह तो विषय है, लेकिन हम रोकने के बहाने उसकी गति को प्रभावित करते हैं। तो ये तो काल का प्रवाह है, वो रोका नहीं जा सकता। आपकी कोई ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसी खबर जिसने किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल दी हो? ऐसी बहुत सारी। कोई एक? सर हम लोग आज सौभाग्य है आपके साथ बैठने का। मैं क्या बताऊं, एक चीज़ बताता हूं जी। अपना ये जो बीसलपुर बांध बना हुआ है, इसमें
जो हजारों लोग विस्थापित हुए, उनको सरकार ने पैसा दिया मुआवजे का और जमीनें दी। तो एक बार पता चला कि जो पैसा दिया वो तो तुरंत मिल गया लोगों को, लेकिन जो जमीनें दी हजारों लोगों को, वो बिचौलियों ने कब्जा कर ली, जो कि वहां के प्रभावशाली लोग थे। तो 2 दिन में 16 गांवों में जाने का मौका मिला। सैकड़ों लोगों से बातचीत हुई, पता चला कि जिसके नाम वो जमीन है वो तो 10 रुपए की दिहाड़ी पर वहां काम कर रहा है, और जिनका कब्जा जिन लोगों ने कर रखा है वो उस मालिक से काम करवा रहे हैं जिसको जमीन का आवंटन हुआ है। तो जब ये बात 3 दिन तक सिलसिलेवार कहानी लिखने पर सामने आई, तो उस समय भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बैठाई और उन हजारों लोगों को जमीनें मिल गई। तो ऐसी बहुत सौों चीज होंगी जो कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही था कि ये चीज करनी है, इस तरह से करनी है। ऐसा ही राजनीति में भी हो रहा है, ऐसा राजनीति में भी हो रहा है। गरीब आदमी, पीड़ित आदमी, दुखी आदमी, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के बच्चे अनाथ हैं, उनको कैसे न्याय मिले, कैसे उनका घर बसा रहे, कैसे। अभी भी आ रहा हूँ तो वही चीज से वो लोग आए हुए थे। 3 बच्चे अनाथ हो गए, माँ मर गई, उसको लाखों रुपए की मदद मिली है। अब वो मीडिया के अंदर आए या ना आए, लेकिन वो परिवार है। वो आपके बारे में सर कुछ और चीज़ें भी मतलब कोशिश करी है हमने, बट सही या गलत वो आपसे चाहेंगे कि शहीदों की फैमिलीज़ को भी आपने खुद अपने लेवल पे सम्मान दिलाया था, तो क्या ये न्यूज़ नहीं, सही है? इसको अपन इस रूप में कहें कि एक बार ये विषय ध्यान में आया कि भारत के जो क्रांतिकारी परिवार हैं जी, ये कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से 2-3 लोग पूरे देश में गए और जा कर के पता किया, उनका एड्रेस पता किया गया। मेरे बेटे की शादी थी, उसमें उनको आमंत्रित किया गया, और उसका कितना प्रभाव हुआ इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि अपना तो महानगर टाइम्स था, दैनिक भास्कर ने 8 कॉलम जो होते हैं उसमें 1/4 पेज की लीड केवल उन लोगों के फोटोग्राफ की थी, वाह, पहले पेज के ऊपर। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, और भाजपा के भी बहुत सारे लोग थे। उनको देख करके आश्चर्य हुआ कि दूल्हा दुल्हन का एक मंच बना हुआ है और एक मंच हमारे क्रांतिकारी परिवारों का बना हुआ है। तो ये सब उसी से मैंने कहा ना कि जो शिक्षण हुआ, जो परिवार का वातावरण मिला। अभी भी ऑफिस के अंदर एक सज्जन बैठे हुए हैं जो अभी आए हैं नागपुर से। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा वो सिर्फ साइकिल से इसलिए उन्होंने की कि हर क्रांतिकारी परिवार के घर पर जाकर के श्रद्धांजलि दे सकूं। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा साइकिल से। और उनका आप इससे देख लीजिए कि मैंने उनको बताया कि मैं इम्फाल गया था, तो इम्फाल के पास में मोइरंग है, जहां सुभाष चंद्र बोस कि आज़ाद हिंद फौज ने देश आज़ाद होने से पहले तिरंगा फहरा दिया था। तो मैंने जयपुर में उनको बताई ये बात। 15 दिन बाद फोन आया, बोले मैं इम्फाल से मोइरंग के रास्ते में चल रहा हूं। किससे? साइकिल से। तो देश में है ना ऐसे ऐसे लोग, साइकिल से चल दिए यहाँ से कि इम्फाल जाऊंगा, फिर मोइरंग जाऊंगा और ये करूंगा। मतलब देश में ऐसे ऐसे लोग हैं। एक अपने स्वतंत्रता सेनानी का परिवार जयपुर में है, उसको 15 दिन तक के लिए शादी में जाना था, और उनका अल्सेशियन कुत्ता था। 15 दिन तक कौन संभाले? तो जो 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं विजय सागर जी, वो जयपुर आए हुए थे, तो उनसे बोले मेरे कुत्ते को आप संभालेंगे। वो 15 दिन उस घर में ही रह गए और कुत्ते को संभालते रहे, और बदले में कुछ लेना नहीं है। बिल्कुल।
वो आपसी एक प्यार और रिस्पेक्ट भी हाँ, होती है सर। ये क्या एक भावना है। भावना है, हाँ। उन शहीदों ने देश के लिए, वीर कुंवर सिंह ने गोली लग गई तो तलवार काट के गंगा में डाल दी, मर भी सकते थे। तो ऐसा हमारे देश में लोगों ने किया है। इसीलिए ये देश है ना, ये मामूली देश थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी है वो तिलक के लिए है। सर जयपुर को अगर हमको भारत का नंबर 1 शहर बनाना है तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जयपुर में हमको करनी पड़ेगी? जयपुर की धरती की अधिकतम सुरक्षा, पहाड़ियों से घिरे होना, इसका समतल होना, ये इसकी एक विशेषता है। जय सिंह जी द्वितीय ने 1727 में जब जयपुर की स्थापना की तो जयपुर बनाया ही इसलिए था ताकि मुगलों से सुरक्षित रहा जा सके, कोई भी आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। तो उन्होंने इसकी खोज की, जगह की और यहाँ पर स्थापना की। लेकिन इसका जो विकास हुआ वो सिस्टमेटिक नहीं हुआ। सिस्टमेटिक नहीं होने का कारण एक तो आबादी का बढ़ना और दूसरा भ्रष्टाचार है। चार दीवारी तक जयपुर जब तक सीमित था तब तक तो निश्चित दरवाजे थे, निश्चित चौकड़ियाँ थी, निश्चित घर थे, उसमें लोग रहते थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। राजाओं ने आदेश दिया वैसा उनको करना पड़ता था। लेकिन जो बाहर जयपुर बना उस समय सारी चीज़ें टूटती चली गई। आदमी को, बाहर से आने वालों को अपने लिए घर चाहिए था। घर अधिकतम जगह का यूज करते हुए जितना बड़ा बन जाए, बढ़िया बन जाए, उस तरह का बनवाना है। अफसरों को पैसा चाहिए था, उन्होंने सोचा कि पैसा लो और काम करवाओ। तो एक ऐसा शहर बन गया जो बहुत खूबसूरत होते हुए भी व्यवस्थित नहीं हो पाया, और जो बाद में व्यवस्थित होने की कोशिश की गई वो टुकड़ों टुकड़ों में हुई। तो जैसे देश में टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, वैसे ही जयपुर में टुकड़ा टुकड़ा विकास है। तो उन टुकड़ों टुकड़ों में विकास होने के कारण एक गली के अंदर पाइपलाइन नहीं है, पाइपलाइन डाल दो। वहाँ पर सीवरेज नहीं है, वहाँ पर सीवरेज डाल दो। वहाँ सड़क ठीक नहीं है, वहाँ सड़क बना दो। अब सड़क बनी हुई है, 50 मीटर तक रेत है, फिर सड़क बनी हुई है। 50 मीटर खाली किस लिए है? क्योंकि यहाँ कोई मकान वाला नहीं है जो कि उसकी बात कर सके। तो एक सिस्टमेटिक विकास जो होना चाहिए था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनिस्टर के लिए, जो कांग्रेस के मंत्री थी, उनके लिए बहुत गंभीर टिप्पणी की थी कि ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई नैतिकता नहीं है इन लोगों के। तो जयपुर का शोषण हुआ है, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। और नहीं तो जयपुर में जैसे कुछ दृश्य आप देखेंगे ना, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे सर। हम टूरिज़्म की जब बात आती है और मेहमान नवाजी की बात आती है तो राजस्थान का नाम सबसे ऊपर है। और ये तो जग जाहिर है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, अलग दूसरे देशों के भी नेता आए हैं अपने यहाँ पे, और सब ने उसकी इतनी तारीफ़ करी कि हॉस्पिटैलिटी, जो एक गर्मजोशी, जैसा आपने अपने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बोला कि यहाँ का वो विचारधारा ही नहीं है। यहाँ पे वो जो एक गर्मजोशी रहती हाँ, है, एक रिस्पेक्ट जो रहती है वो। एक बार रविशंकर जी, श्री श्री रविशंकर जी का सम्मान समारोह हो रहा था। हम लोग बिरला ऑडिटोरियम में बैठे थे। मैंने कहा, महाराज जी कैसा लगा आपको? जयपुर बहुत सुंदर है। इसके अलावा भी आप ये देखिए कि विधानसभा, रामबाग और स्टेचू सर्किल, यहाँ पर हम चलें तो हमको लगेगा कितनी शानदार जगह पर आ गए हैं। लेकिन उसकी सुरक्षा रहेगी तब ना। अल्बर्ट हॉल के पीछे हॉस्पिटल के हिस्से को इतने मंजिल का बना दिया। अल्बर्ट हॉल मतलब देखा नहीं जाता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, एक चीज हजारों बरस तक लोगों के लिए दर्शनीय रहने वाली है। हॉस्पिटल को आप फैला सकते हैं, हॉस्पिटल के हिस्से को दूसरी जगह बना सकते हैं,
हॉस्पिटल ऐसी जगह तो नहीं होने वाली कि जिसको हम हजारों वर्ष तक केवल इसलिए देखेंगे कि हॉस्पिटल है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं जाना, ये ठीक नहीं लगता है। जैसे विधानसभा पहले घुड़साल हुआ करती थी राजाओं की, अब वो विधानसभा, ये सचिवालय घुड़साल हुआ करती थी, विधानसभा तो बाद में बनी है, ये तो शमशान के नज़दीक थी। तो वो जो सचिवालय है वो विधानसभा जैसा क्यों नहीं होना चाहिए? आप उसमें गुंबद मत बनाइए, आप उसमें छतरियों का आकार वगैरह जयपुर का देख करके जैसा देना हो वैसा दे दीजिए। लेकिन यहाँ का सचिवालय देखने के लिए लोग लालायित होने चाहिए ना कि जाकर के देखें सचिवालय। यह जो सोच है कि चीज के अंदर नूतनता भी रहे और विरासत का सम्मान भी रहे, इस दिशा में जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक किसी आदमी की जितनी इच्छा हुई उतने मंजिल बना लो और किसी को 3 मंजिल आप मत बनाने दीजिए। इसमें सरकारों से ज्यादा जो ब्यूरोक्रेसी है वो है, और कोई साल 2 साल की नहीं है, शुरू से है, जब कांग्रेस का शासन आया तब से है। तो जैसे मैंने पहले एक कविता लिखी थी कि जयपुर की स्थिति ये है जैसे किसी को नोचा खसोटा जा रहा हो और अबला बनी हुई गुलाबी नगरी देखने के लिए मजबूर हो, और जिसमें सभी दुशासन बने हुए हैं। अगर कई बार मैं देखता हूं कि अपने बड़े बड़े सर्किल, उसमें 4 फीट जगह टूटी हुई है, साल भर पहले भी टूटी हुई थी, अब भी टूटी हुई है, तो किसी को ये दर्द ही नहीं। हमारे यहाँ कहीं पर मान लीजिए नाखून ही लग गया या कोई चीज़ लग गई, घाव आने, खून आने लगा, तो पट्टी बांधेंगे ना, उसके इलाज करेंगे, वो ठीक नहीं हो जाएगा तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और जो जगह हमारी धरती माता है जिसके ऊपर इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, वहाँ कुछ ही हो जाए, कोई बना ले, कुछ ही कर ले जा करके, चाहे जिस डिज़ाइन पर जैसे ही बना लो, पुताई तक नहीं होती है अपने इसमें 4 दीवारी के अंदर जो मकान बने हुए हैं, सरकारी करवा दे, क्या बिगड़ता है इसके अंदर? इतना पैसा हमारे पास है, कहते हम बाहर पुताई हम करवाएंगे। वसुंधरा जी इस बारे में बहुत ध्यान रखती थी। भैरव सिंह जी को ये ध्यान था कि लोगों के आने जाने का साधन और ये सब है, गरीब लोग, इनको कैसे क्या चीज़ मिले। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव है। जैसे भजन लाल जी ने बीड़ा उठाया कि मैं राजस्थान की मूल समस्या पानी की कमी को पूरा करवा दूंगा। तो राजस्थान के अंदर एक पानी की ही कमी है जिसके कारण हमारा विकास कई बार अवरुद्ध होता नजर आता है। फिर कांग्रेस शासन में आती है तो उनके ये चीज़ जुड़ी हुई है कि कांग्रेस कभी अकेले नहीं आती, वो भ्रष्टाचार लाएगी और अकाल लाएगी। जैसे अपने यहाँ जुड़वा भाई होते हैं, ये 3 भाई हैं, ये साथ साथ चलते हैं। कभी भी देख लीजिए कांग्रेस आएगी, बरसात नहीं होगी कायदे की। ये सब जो विषय है ना, ये राजनीतिक से ज़्यादा इस चीज़ के हैं कि हमारी चिंताएं, ये इलाका है, ये अपना एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, कैसा होना चाहिए? सरसब्ज होना चाहिए। लखनऊ शहर के अंदर पहले जाते थे, ये एक बहुत सीनियर आईपीएस से मेरी अभी बात हो रही थी जो राजस्थान की पुलिस चलाने वालों में शामिल हैं। पहले लखनऊ जाते थे तो तकलीफ होती थी, सुंदरता नहीं थी वहाँ। बोले अब लगता है कि ज़्यादा खूबसूरत वो हो रहा है। वहाँ के एयरपोर्ट पर जब पहुँचते हैं तो कैसी चमचमाहट रहती है। एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर तो किधर ही चले जाओ, लगना चाहिए एयरपोर्ट ही है ये। और क्या खर्चा आने वाला है, लग जाएंगे 100 करोड़। वैसे भी तो लगने ही है ना, साल भर में लाखों करोड़ लगते हैं, ये भी लग जाएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी। तो इस तरह की सोच जो कि हमको उत्साह दे। अगर जयपुर हरियाली से भरा हुआ और सुंदरता की अप्रतिम मूरत जैसा दिखाई देता है, तो यहाँ के नागरिक जब चलेंगे तो उनके मन के अंदर विचार आएंगे कि हमको विकास का क्या काम करना है, और वो निकले
और पता चला कि 2 घंटे तक इसलिए जाम में फंसे हुए कि आगे का रास्ता ही नहीं, तो क्या सोचेंगे कि घर वापस चला जाऊं या ऑफिस में आधा घंटा रुक करके वापस आ जाऊं। तो आदमी के दिमाग को तोड़ती है ये सब चीज़ें। सर एक सवाल मेरे मन का है कि अगर आपको मौका मिले राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनने का, तो ऐसे कौन से 5 मुद्दे होंगे जिनको आप सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आपके रखोगे? देखिए, एक तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो योग्यता चाहिए जी। वो मेरे में नहीं है। दूसरी चीज, मन में ये आकांक्षा नहीं है कि जो हम नहीं कर सके उसका कभी मौका मिले, प्रभु दे ही नहीं। हमारे जो बस में है वो ये है कि हमको कोई भी टारगेट की तरफ आगे बढ़ाया जाता है तो हम ये सोच सकते हैं कि इस समस्या का अंत किस तरह से, किसके द्वारा करवाया जा सकता है। जैसे राजस्थान और भारत के अंदर अगर एक यूनिवर्सिटी भी टॉप 50 में नहीं है तो कैसे लाई जा सकती है। जैसे हम लोग खबरें देते थे तो जो हम देते थे वो हम ही देते थे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मौका ही क्यों नहीं हो। दृष्टि तो है हमारे पास में। अगर किसी व्यक्ति का शरीर कमजोर है और वो कहे कि मैं तो ये 10,000 ईंटें वहां पहुंचाऊंगा, तो क्यों पहुंचाओगे? मजदूर कर लेगा, दूसरा कोई कर लेगा। आप सही ढंग से करवा सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि 2 घंटे में मजदूर थक गया तो उसे कहते चाय पी लो, आराम से बैठ जाओ 10 मिनट, फिर भागना। तो हमारे जिम्मे कोई भूमिका आती है जो आई हुई है कि हम अपने क्षेत्र की सेवा करें। कैसे कर सकते हैं? अगर और ज़्यादा आ जाए हर एक व्यक्ति की, जैसे मोदी जी तो देश संभाल सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि दूसरा हो जाए, कैसे संभालेगा? थे ही ना पहले लोग, भ्रष्टाचार से देश घिरा हुआ था। आज किसी मिनिस्टर पर कोई आरोप नहीं है। मैं विधानसभा में हमेशा कहता हूँ कि आप लोग कितनी नेगेटिव बात कर लीजिए, किसी के खिलाफ आपने कोई आरोप साबित किया है क्या? आप बताइए कि ये प्रमाण है, ये नहीं दे सकते। जब आरोप को सिद्ध नहीं कर सकते तो हमारी जो क्षमता है वो केवल यही देखने की है कि जब हम जवाहर सर्किल से चलते हैं तो सीधी सड़क तो सबको दिखाई देती है। हमको उस सीधी सड़क पर नहीं जाना, हमको तो गोल गोल घूम जाना है सब जगह पर कि क्या चीज होने से क्या होगा। हम ये सोच सकते हैं कि जो मुख्य रास्ते हैं इन पर कहीं होटल नहीं रहेगी, होटल साइडों में रहेगी। कोई जाए तो 2 किलोमीटर चल के चला जाए, और जो 2 किलोमीटर की जगह है वहाँ पर गार्डन रहेंगे, वहाँ हरियाली रहेगी, वहाँ लोगों के लिए बैठने की जगहें होंगी। तो इस तरह अलग अलग हम लोग जो चीज़ जानते हैं वो ये जानते हैं कि ईमानदारी से, व्यवस्थित तरीके से, अनुशासन पूर्वक और जनता के हित के लिए। एक आदमी की भी तकलीफ है तो वो तकलीफ मायने रखती है, क्योंकि उसकी दुनिया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता उससे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आपने जो कहा वो बहुत ही प्रेम से कहा, लेकिन टॉप फिर भी मैं कहूँ कि मैं एक राजनीति में होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते जिन टॉप 5 प्रायोरिटीज़ को सामने देखता हूँ वो ये है कि एक तो व्यक्ति के ऊपर किसी का भय नहीं हो, निर्भय होने चाहिए, चाहे कोई पुलिस हो, प्रशासन हो। ये किसी को ये नहीं कह सकता कि तुमको तो मैं बंद कर सकता हूँ, इसके लिए तो उसको बंद होना पड़ेगा। ये तो बंद होगा कि नहीं होगा। पहली चीज है निर्भय। दूसरी चीज है हमारा जो लोकतंत्र है और वो जनता के द्वारा अगर संचालित है तो जनता के हर तबके को सम्मान के साथ में उसको कैसे पर्याप्त भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान मिले, ये दूसरी चीज जरूरी है। और तीसरी चीज है आगे बढ़ने के अवसर। कोई भी व्यक्ति ये स्वप्न देख सके कि मैं
आज इस जगह पर हूँ, मेरे को ऊपर जाना है, तो उसको ये नहीं हो कि सामने वाले मकान में 20 लोग हैं, टांग तोड़ देंगे। आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिलने चाहिए। चौथी चीज है, जब पीड़ा के अंदर व्यक्ति है उस समय उसको अपनी जेब नहीं देखनी पड़े। पीड़ा का मतलब जैसे कोई अस्पताल में जा रहा है या एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको ये चिंता नहीं हो कि मुझे कोई दिक्कत आएगी। हॉस्पिटल में जाएंगे तो इतने पैसे लगेंगे फलाने ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन तो होगा ही, अगले के पास है तो दे दो, नहीं दो तो नहीं दो। हमारा काम ही है, लोक कल्याण है लोकतंत्र का उद्देश्य। और पांचवा ये है कि देश की सैनिक शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान को के लिए जब भी बात आती मेरे को तकलीफ होती है कि राजस्थान और पाकिस्तान, ये तो राजस्थान को सौंप देना चाहिए कि पाकिस्तान तुम्हारे हवाले है, चाहे जितनी हवाई जहाज बना लो, चाहे जितने तुम ये राफेल रख लो, राजस्थान को ही सलटना है पाकिस्तान को, राजस्थानी निपटा बस देगा सर। राजस्थान ही निपटा दे उसको। बहुत सारे शूरवीर दिए हैं राजस्थान की इस धरती ने, तो एक छोटा सा मुल्क है हमारा ही दिया हुआ है, तो वापसी लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मिलिट्री पावर की जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो एक देश के लिए इकोनॉमिक पावर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मिलिट्री पावर होना इम्पोर्टेंट है? देखिए, दोनों जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कोई इकोनॉमिक पावर होगा और मिलिट्री पावर नहीं होगा, या मिलिट्री पावर होगा और इकोनॉमिक पावर नहीं होगा, ये अब नहीं है। पहले तो ऐसा होता था, जैसे जो कम्युनिस्ट देश होते थे वो अपने यहाँ मिलिट्री पावर, अराजकता और तानाशाही इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे। उनकी जनता चाहे भूख मरे, एक साथ लाखों लाखों लोग मार दिए जाते थे। लेकिन आर्थिक समय के अंदर अर्थ की सुरक्षा के लिए मिलिट्री आवश्यक हो गई है, तो इसलिए अर्थ और रक्षा दोनों जुड़ गए हैं। भारत ये नहीं हो सकता कि अर्थव्यवस्था के अंदर पहले नंबर पर चला जाए और रक्षा के अंदर 25वें नंबर पर चला जाए, ये साथ साथ ही चलेंगे। कुछ हमने सर आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चन तैयार करें, तो शॉर्ट में आंसर चाहेंगे और टू द पॉइंट चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि सिस्टम के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ी है या क्वेश्चंस बढ़े हैं सिस्टम के अंदर? देखिए, सिस्टम में आप जिन संदर्भों में कह रहे हैं उसमें मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन भरी है। नहीं, मेरा तात्पर्य ये है सर कि जैसे सिस्टम के अंदर जब अपन जाते हैं तो वहाँ पे रिस्पेक्ट बढ़ी है या वहाँ पे क्वेश्चंस बढ़े हैं आपके? नहीं, मैं तो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, रिस्पेक्ट कहाँ है? सिस्टम कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। सिस्टम के सामने या तो झुको या सिस्टम को के लगाम लगाओ, बीच का रास्ता नहीं है। पॉलिटिक्स सर्विस या स्ट्रैटेजी? देखिए, मेरे लिए तो सर्विस है। सर, अभी आज का जो यूथ है वो आपके हिसाब से ज़्यादा अवेयर है या डिस्ट्रैक्टेड है? विभिन्न विषयों में जागरूक होना चाहिए। आपके सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन का नाम क्या है सर? कश्मीर एक चैलेंज है या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? देखिए, कभी भी ये जो पाकिस्तान के अंदर चला गया है पीओके, इसको वापस ले लेना चाहिए। कोई चैलेंज वगैरह नहीं है। जो वहाँ के लोग देश के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए हर सुविधा, जो जितना दूर जाने के लिए तैयार हैं उनको और भी सुविधा, और जो कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं उनके लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए कि वो भाग भूग करके चले जाए पाकिस्तान। आपके हिसाब से सबसे बड़ा पावरफुल जो वेपन है वो क्या होता है, एक पेन या वोट? सबसे पावरफुल है एकता। एकता? एकता ही पेन चलाती है, एकता ही वेपन चलाती है। लोगों की एकता ही लोकतंत्र लाती है। एक संदेश जो आप इस देश के युवाओं को देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, एक तो ये मान करके चलिए,
अगर परिवार खुश है तो समाज खुश है, और समाज खुश है तो राष्ट्र खुश है। हमको जिन लोगों ने जन्म दिया उनकी खुशी हमारे ऊपर हमेशा हावी रहनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो देश है वो देश को आगे बढ़ाने में हम क्या योगदान कर रहे हैं, अगर ये हम ध्यान रख पाते हैं तो बड़ी बात है। सारी दुनिया भारत के ऊपर ही टिकी हुई है। अगर यहाँ का विश्व बंधुत्व, यहाँ की एकात्मता, यहाँ का चरित्र नैतिकता के रूप में सिर्फ यही है। दुनिया तो धर्म का अर्थ ही नहीं जानती, धर्म का अर्थ रिलीजन जानती है, धर्म तो हम ही जानते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। दुनिया तो जानती नहीं इन सब बातों को, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है वो विशेष है। हमने पिछले करीब 8 से 10 सालों में सर एक चीज़ देखी है कि किस तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मूल संस्कृति को, कल्चर को, चाहे वो किसी भी शहर में, किसी प्रदेश में जा रहे हों, विदेश में जा रहे हों, वो नहीं भूलते हैं। चाहे वो कपड़े पहनने का वो हो, उनका कुर्ता पजामा फिक्स रहता है। और ये जब हम टॉप लीडर्स को देखते हैं हमारे देश के, जब ऐसा करते हुए, तो जो यूथ है उससे बहुत इंस्पायर होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना प्रभाव देती है इस तरीके की चीज़ें, टॉप ब्रास जो होती है कंट्री की, जब वो करती है करना। देश की जनता के सामने अगर आदर्श नेतृत्व रहे तो बहुत प्रभाव पड़ता है, और नेतृत्व में जहाँ कमजोरी आ जाए वहाँ पर जनता निराश हो जाती है। जवाहरलाल जी जब नौजवान थे तो उस समय कांग्रेस का यूथ होता था, उसके वो आदर्श थे। एक बार इलाहाबाद के संगम पर ब्रिटिशों ने रोक लगा दी जाने के लिए, तो मदन मोहन मालवीय जी के आह्वान पर सबसे पहले कूद करके जो नौजवान गया वो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन वही जवाहरलाल नेहरू थे कि उन्होंने कह दिया कि हम तो चीन को उठाकर फेंक देंगे। हमारे जवान नंगे पैर बर्फ पर चल रहे थे, और चीन से तब हुई हार 38 और 6, 44 और 20, 64 साल बाद भी हम भुला नहीं पाए हैं। चीन का नाम आते ही हमको लगता है कि हम कमजोर हैं। तो इतना दर्दनाक घाव दिया। जब पाकिस्तान से इंदिरा जी के नेतृत्व के अंदर देश जीता तो इंदिरा गांधी आइकॉन बन गई, लेकिन हमने शिमला समझौते के अंदर सब लौटा दिया। तो मोदी जी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते। जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रंप ने ये कहा तो मोदी जी ने क्यों नहीं बोला, बोलने से देश चलते हैं क्या? बोल दीजिए आप कुछ भी। व्यक्ति की स्ट्रेटजी देखिए, उनको 150 करोड़ लोगों की चिंता है, उनको ट्रंप को जवाब देने की चिंता नहीं है। उनको ये पता है कि हमारे देश की जो जरूरत होगी वो किस तरह से पूरी होगी। अगर वो ट्रंप को जवाब नहीं देने से पूरी होती है तो क्या जरूरत है हमको जवाब देने की? बिल्कुल। कोई जमीन का फैसला हो रहा है क्या? अगले में बड़बोलापन है, आज से नहीं है। अमेरिका में मैंने लोगों से पूछा कि इनको किस चीज में सबसे ज्यादा ज्ञान है, बोले दिवालिया से बचने का ज्ञान है। कई बार दिवालिया बनने का मौका मिल गया इनको, मतलब स्थिति आ गई, लेकिन ये उससे बच के निकल जाते हैं। हमको क्या जरूरत उससे भिड़ने की? हम अपनी जगह पर मजबूत हैं कि नहीं है। पहले हम लोगों के यहाँ कोई आता था, खास करके अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इन लोगों के, फ्रांस के, तो छपता था प्रिंस चार्ल्स जयपुर आ रहे हैं, वहाँ ठहरेंगे, उस तरह की कटलरी होगी, ये होगा, ऐसे बैरे आएंगे, वहाँ से आगरा से ये आ रहा है, अजमेर से ये आ रहा है। अब कौन कब आए और कब चला जाए पता ही नहीं चलता।
पता चलता सुबह पुतिन आए थे चले गए। तो इसलिए देश के अंदर आया हुआ जो परिवर्तन है स्थायी कैसे रहे, स्थायी का मतलब सैकड़ों हजारों वर्षों तक, उसमें मुख्य जनता की भूमिका ही रहती है। जनता सजग रहेगी, नेतृत्व को और ताकत मिलेगी। सर एक अभी हमने एक पॉडकास्ट किया था इज मेजर जनरल माथुर साहब के साथ में, आप भली बात परिचित हैं उनसे। तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में मेरे को एक चीज़ बोली थी कि कुनार सारे फ्रंटों पे हम सही लड़ जाएंगे, लेकिन ये जो आधा फ्रंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देश की जो एकता है वो, और ये जो आधा फ्रंट की जो बात उन्होंने करी, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे सही, क्या ऐसी चीज़ करें कि ये सही रहे? देखिए उनका क्या संदर्भ था। अनुज माथुर जी एक जोश से भरे हुए और राष्ट्र को समर्पित व्यक्तित्व हैं जी। उनका वैदेशिक ज्ञान भी बहुत अच्छा है। कश्मीर के फ्रंट पर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनका आधा फ्रंट का क्या मतलब है ये मेरे देश के ऐसे लोग जो देश में रह के भी देश के नहीं हैं। कौन लोग हैं वो? अति कायर। जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ और भारत के हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जबरन कोशिशें की गई, उस समय जो डर करके धर्म बदल गए वो लोग हैं। आप वापस बदलवा लीजिए। गांधी जी तो कहते ही थे कि वापसी का प्रयास है वो स्वागत योग्य है, तो कौन मना करता है? आप जोड़ दीजिए, वापस आ जाएंगे वो, लेकिन आपको उनको लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। उनको बता दें जो धर्म बदलेगा उसको नौकरी मिलेगी, जो मतलब वापस आएगा तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी। लाखों लाखों लोग जैसे गए थे वैसे उनकी वापसी के प्रयत्न होने चाहिए। राष्ट्र के अंदर एक विचार, एक राज्य, एक जन, इसकी जब तक परंपरा नहीं रहेगी तब तक मजबूती कहाँ से आएगी? आज क्या स्थिति है? न्यूयॉर्क का मेयर अपने राष्ट्रपति को गाली दे रहा है, राष्ट्रपति उसको गाली दे रहे हैं, तो उससे कोई मजबूत थोड़ी होने वाले हैं। आवाज़ उठने लग गई कि ये बढ़ सकता है। तो इसी तरह से अपने यहाँ जो इस धरती से प्रेम नहीं करता है और जो करता है उसके अंदर अंतर तो करके चलना पड़ेगा। और आधा वगैरह वाली कोई बात नहीं है। उनको थोड़ा सा ये पता चलना चाहिए कि आज एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्यों आदर देते हैं। बिल्कुल सर। तो हमारा विरोध कोई मुस्लिम होने से नहीं है ना। नहीं। अशफाक उल्ला खान को क्यों देते हैं, अब्दुल हमीद को क्यों देते हैं, हसन खां मेवाती को क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि इन लोगों ने देश के लिए का नाम रोशन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप कसाब हैं, आप अफजल गुरु हैं, तो फिर तो फंदा ही मिलेगा आपको। कितना मोटा चाहिए आप तय कर लीजिए। जल्लाद का एक झटका पर्याप्त होता है। लेकिन भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने की जो बात करते हैं उनके साथ कड़ाई से पेश आना ही पड़ेगा। लोकतंत्र उन लोगों के लिए नहीं है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान सांप्रदायिक राष्ट्र बना, बांग्लादेश सांप्रदायिक राष्ट्र बना। अगर हम लोकतंत्र की बयार चाहते हैं तो उसको जो नष्ट करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमको सौभाग्य देने के लिए आज इतना आपने जो समय निकाला, और बहुत कुछ सीखने को मिला इस बातचीत से। एंड आई थिंक कि जो हमारी ऑडियंस है उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी इस पॉडकास्ट से, क्योंकि ये पॉडकास्ट एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ में हमने किया है आज, जिनको इतनी गहराई से सिस्टम का अनुभव, सिस्टम के बाहर रह के भी था और आज वो सिस्टम का पार्ट हैं उससे भी है। और उन्होंने बहुत सारे विषयों पे बात करी और
मैं चाहूँगा कि अगर हम इस पॉडकास्ट से कुछ सीख पाएँ और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाएँ, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, तो हमको करना चाहिए। देश हित में हमको सोचना चाहिए और हमको हमेशा वो बात याद रखनी चाहिए जो हमारे देश को आगे लेके जाएगी। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। ये थे विधायक बहुत बहुत गोपाल धन्यवाद शर्मा जी सर। अभिनंदन। सर आपकी सरलता, आपकी सादगी ये सफलता की गारंटी है। बस सर, आशीर्वाद आपका बना रहे, बस हम यही चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।